ओके, तो आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ठीक है, कौन सी थेरेपी के बारे में देखने वाले हैं? ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। और आई होप कि आप सब पहले तो अच्छे होंगे। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। कोई भी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। डोंट वरी, जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किए वो सोचेगा उसके बारे में। हमने तो एग्ज़ाम दे दी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे खास ज़रूरी बात हमारी ये रहेगी कि हम कैसे यहाँ पे प्रिपरेशंस करते हैं, और ये रिलेटेड टू व्हाट इज़ द थिंग्स कि हमारी सीआरई एम्स के रिलेटेड तैयारी हो सकती है, आरआरबी के रिलेटेड हो सकती है, नॉर्सेट के रिलेटेड हो सकती है, और आने वाली कोई भी नर्सिंग क्रैकिंग स्ट्रेटेजीज के लिए। सेशन आप देखना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो सेशन को बने इतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल्स को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपरली ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या है। ऑब्वियसली दैट इज़ द वन टाइप द पार्ट ऑफ द ब्राह्मी क्लासेस, जो हमारे चैनल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, ये ब्राह्मी क्लासेस, महाबल क्लासेस, यू सी द कंटेंट। ठीक है, आप कंटेंट देख के भी अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके का होता है ना। ओके, देखो क्या इसमें आपको बताया गया है कि नासोगास्ट्रिक ट्यूब के बारे में। ठीक है, और साथ साथ जो है वो राइस ट्यूब के बारे में। यस, इसके अंदर जो है हमने ऑक्सीजन का भी लिया हुआ है, और साथ इसका शुरुआत जो है हम नासोगास्ट्रिक ट्यूब से करते हैं। ठीक है, कि वो किस तरीके की होती है नासोगास्ट्रिक ट्यूब, और कैसे उसको रखते हैं। इसको जो है हम बोले तो इसको राइस ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो राइस ट्यूब बोला जाता है। ओके, तो इसको जो है ना राइस ट्यूब हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइस ट्यूब जो होती है ना, उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर शायद आपको याद हो तो हम ऐसे पढ़ते थे कि नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछते हैं कि विच फॉर्मूला, तो बोलते हैं हम कि नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला में होता क्या है, तो ये एन जो है वो ये सजेस्ट करता है कि नोज, क्या आपको नोज से जो है इसका फॉर्मूला लेना है, तो फिर आप लेंगे कहाँ से? यस, ईयर से। ठीक है, ईयर लोब से, प्रॉपर बोले ना तो ईयर लोब से, और फिर हमारा आ जाएगा एक्स फॉर द जिफोइड स्टर्नम। ठीक है, ये चीज़ें होती है, मतलब कि हमने नोज से राइस ट्यूब को मेज़र करना है, नोज से लेके हमने ईयर लोब तक करना है, और ईयर लोब से हमको जिफोइड प्रोसेस तक करना है, ऐसे करना होता है। तो ये होता है हमारा एक नेक्स्ट फॉर्मूला कि जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस के लिए इसका यूज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ और सिर्फ हम गवास करेंगे, या फिर मैं बोल दूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम लवास करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। गवास मतलब फॉरवर्ड, जी फॉर दी गवास, एंड जी फॉर दी होता है गिव। ठीक है, गिव, और एल फॉर दी लवास और पॉइजनियस कंटेंट अगर किसी इंसान ने स्वेलो कर लिया तो उसको बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आप उसके थ्रू फीडिंग भी दे सकते हो, निकाल भी सकते हो। दे सकते हो तो गवास कर रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो, आप कुछ न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हो। ठीक है, वो, और अगर आप कुछ निकाल रहे हो तो वो लवास है, ये याद रखना। दोनों के लिए ये यूज होती है। ठीक है, क्या बोला है कि स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्टेड इनटू द स्टमक थ्रू द नोज। ठीक है, क्या बोला है कि ये स्मॉल साइज की ट्यूब होती है जिसको हम नोज के थ्रू जो है वो स्टमक के अंदर जो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। दूसरी बात है हमें जैसे बोले कि इसके अंदर कौन सी जेली यूज़ होती है, तो इसके अंदर जो जेल यूज़ होती है वो हम बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड जेल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कौन सी जेल का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बोला कि ऑयल बेस्ड जो जेल है उसका हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सी जेल? यस, वाटर बेस्ड जेल का। ठीक है, वाटर बेस्ड जेल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो इसलिए कि वो स्लिपरी होके कहीं दूसरे वे में ना चली जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके टिप ऑफ को हम लुब्रिकेट करते हैं विद द वाटर जेली, केवाई जेली भी उसको बोलते हैं, और फिर जो है हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा कि स्मॉल साइज की ट्यूब है इंसर्टेड थ्रू द स्टमक, और किसके
थ्रू तो नोज के थ्रू, और मेजरमेंट उसका कैसे करेंगे वो भी हमको पता है, ठीक है। इसको राइस ट्यूब भी बोलते हैं, दैट्स वी हैव नोन। पर्पस क्या है, तो हम प्रोवाइड फीडिंग टू द पेशेंट, अगर पेशेंट को फीडिंग देना है और कोई रीज़न से पेशेंट माउथ से खाना खुद से नहीं ले पा रहा है और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम देंगे, कोई पेशेंट की ओरल सर्जरी हुई है तो देंगे, ओरल इंजरी या ट्रॉमा उसको हुआ है, गैस्ट्रिक लवाज करना है, मतलब कि पॉइजनियस कंटेंट अगर पेशेंट ने लिया है, ठीक है, तो भी हम करेंगे ये चीज़ें। फिर है डिकम्प्रेस टू द स्टमक, गैस्ट्रिक एनालिसिस करने के लिए भी करते हैं, टू गिव मेडिकेशन एंड टू सक ब्लड, अगर ब्लीडिंग या ऐसा कुछ भी वहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो भी हम ये इसका यूज़ करेंगे। तो ये सारी इसके पर्पसेस है कि क्यों देते हैं। पर फीडिंग में खास ध्यान रखना कि इसमें हम बिल्कुल भी सॉलिड फूड नहीं दे पाएंगे, नहीं देना है, ठीक है। इसमें हम दे पाएंगे लिक्विड फूड, है ना। कैसा फूड देंगे, लिक्विड फूड। मेडिकेशन भी आप दे रहे हो तो मेडिकेशन को भी देने से पहले उसको क्रश किया जाता है, उसका ऊपर का जो कोटेड होता है उसको निकाला जाता है, फिर उसको जो है वो क्रश करके पानी में मिला के फिर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब ये टाइप्स ऑफ ट्यूब, ट्यूब में इसका देखें तो हम एक होता है सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, ऑल्सो नॉन एज द लाइविन ट्यूब। ये सब अभी जो बोले कि कंपटीशन इतनी है, पहले सिर्फ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पूछ लिया, उसका फॉर्मूला पूछ लिया कैसे डालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता है, नेक्स्ट फॉर्मूला तक, वहाँ तक क्वेश्चन आते थे। अभी का लेवल कुछ अलग है, कॉम्पिटेंसीज बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, तो अभी पूछेंगे ये कि सिंगल ल्यूमेन ट्यूब इज ऑल्सो नॉन एज द लेविन ट्यूब, यूज्ड फॉर फीडिंग, ये यूज़ होती है हमारे फीडिंग के लिए, मेडिकेशन के लिए, गैस्ट्रिक लवाज के लिए। दूसरा आता है कैंटोर ट्यूब, कैंटोर ट्यूब इंटर्नस्टाइन ट्यूब है, एवाल्ड ट्यूब गैस्ट्रिक सक्शन और लवाज ट्यूब है। तो याद रखना कि सिंगल ल्यूमेन ट्यूब ऑल्सो नॉन एज द लाइविन ट्यूब, अगर कैंटोर ट्यूब बोले प्रॉपरली इंटर्नस्टाइन ट्यूब है, और एवाल्ड ट्यूब बोले तो वो गैस्ट्रिक सक्शन, गैस्ट्रिक में जो कंटेंट है उसको सक्शन करने के लिए। क्यों सक्शन क्यों करना है, मतलब कि लवाज करना है, निकालना है, कैसे सब्सटेंस को कि जो पॉइजनियस है हमारी बॉडी के लिए ओके नहीं है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ये देखो आपको बताया हुआ भी है कि ये लेविन ट्यूब है आपके पास, और ये कौन सा ट्यूब है, तो ये कैंटोर ट्यूब है आपके पास, ठीक है। ये लेविन ट्यूब है और ये कौन सा है, कैंटोर ट्यूब है। ये कैंटोर ट्यूब में देखिए आप किस तरीके का बलून यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ओके, और लेविन ट्यूब सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और कैंटोर ट्यूब के लिए और क्या बोला था यहाँ पे, यस, कि वो इंटर्नस्टाइन ट्यूब है ना। तो बलून वाली ऐसी कोई ट्यूब आपको इमेज दिखाई जाए, अभी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, पेपर बेस में भी आ सकता है, आपको प्रिंट दे दी, क्या करोगे आप, ठीक है। तो आपको ये इमेज ध्यान में रखनी है, ओके। फिर आपको पता है इसके अंदर डबल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में। तो डबल ल्यूमेन जो ट्यूब है उसमें देखिए यहाँ पे 2 ल्यूमेन का यूज किया गया है ना। तो इसको बोला जाता है मिलर एबॉट ट्यूब, मिलर एबॉट ट्यूब जिसके 2 पोर्ट होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। 1 पोर्ट फॉर स्टमक एयर बलून, एक पोर्ट होता है स्टमक की एयर बलून के लिए और सेकंड होता है सक्शन के लिए, ठीक है। तो याद रखना डबल ल्यूमेन ट्यूब जिसको हम मिलर एबॉट ट्यूब बोलते हैं, उसके 2 पोर्ट होते हैं, एक का यूज़ होता है स्टमक एयर बलून के लिए और दूसरे का यूज़ होता है सक्शनिंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अभी डबल ल्यूमेन ट्यूब को और क्या बोला जाता है, तो जब हमको एग्जाम में पूछा जाए ना भैया, तो हमारे लिए तो ये चीज़ें खास जरूरी है, सालेम स्टम्प ट्यूब, ठीक है। क्योंकि सिंगल ल्यूमेन ट्यूब को क्या बोला था हमने, यस, लेविन ट्यूब बोला था, और डबल ल्यूमेन ट्यूब को सालेम स्टम्प ट्यूब बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सालेम स्टम्प ट्यूब बोला जाता है, और कि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर स्टमक इरिगेशन करने के लिए, मिलर एबॉट ट्यूब जो हमने देखा इंटर्नस्टाइन ट्यूब के लिए, एंड लेवाक्यूएटर ट्यूब फॉर द ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर द लवाज। ये सारी डबल ल्यूमेन ट्यूब है। खास पूछी जाने वाली यही है सालाम सम ट्यूब किसके लिए है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर द स्टमक इरिगेशन के लिए, मिलर एबॉट ट्यूब किसके लिए है, इंटर्नस्टाइन ट्यूब है, और लेवाक्यूएटर ट्यूब क्या है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर द लवाज है, ठीक है। चल अभी आता है आपके पास ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब, और ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब ने तो हमें काफ़ी सारी बात ये पढ़ा हुआ है कि सैंगस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब है, ठीक है। और सैंगस्टिकन ब्लैकमोर जो ट्यूब है वो उसको गैस्ट्रिक ट्यूब भी बोला जाता है। इसके अंदर कितने 3 पोर्ट होते हैं, ठीक है, 3 पोर्ट होते हैं। मोस्टली ये कहाँ यूज़ होती है, तो ये जो ट्यूब है ना ये मोस्टली यूज़ होती है यहाँ पे इसोफेजियल वेराइसिस,
ठीक है, यहाँ पे यूज होती है। और होता क्या पता है, ब्लीडिंग, और इसी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये यूज होती है। समझ पा रहे हो, इसी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए होती है। ब्लीडिंग हुआ क्यों, मेरा क्वेश्चन है, ब्लीडिंग हुआ क्यों? क्योंकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो बढ़ जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, लिवर से पास होने वाली वेन, ठीक है, उसमें जो है वो पोर्टल वेन में जो है वो हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है एसोफेजियल वेराइसिस होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हम दे देते हैं सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब, और जहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बलून को इन्फ्लाट करते हैं ताकि वो जो ब्लीडिंग हो रहा है ना वो क्लॉट हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, इसके लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि यूज्ड फॉर द एसोफेजियल वेराइसिस, देखो लिखा हुआ है कीप सीजर बेड साइड। यहाँ पे पूछा जाता है कि जब भी प्रेपेलिमन ट्यूब का यूज़ करते हो, सैंगस्टिकन ब्लैक मोरे ट्यूब का यूज़ करते हो, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बेड साइड रखते हो? तो सीजर को रखते हो। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सीजर को रखते हो क्यों, कि इफ डिस्ट्रेस अगर कुछ भी हुआ, क्योंकि डालते तो आप उसको भी नोज के थ्रू ही हो, तो एयरवे के रिलेटेड ट्रैक्ट में उसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रेस खड़ा होता है, हम बिल्कुल भी ढूंढने ही नहीं जाएंगे पहले कि हुआ क्या है, डायरेक्टली कट कर देंगे पॉट को, ताकि बलून जो है वो डिफ्लाट हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम्स को पहले तो हम रिजॉल्व करेंगे, फिर ढूंढेंगे कि एक्चुअली रीज़न क्या हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात अगर हम करें तो हमने जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाला हुआ होता है, तो उस टाइम हम बेड साइड पे रखते हैं आम्बू बैग, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम वेंटिलेटर से, मैकेनिकल वेंटिलेटर से कनेक्ट रखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, कभी कभी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ठीक है, और आपने तो कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो आप कैसे अपनी हॉस्पिटल्स में जो है वो आता है ना ऑटोमेटिक, वैसा कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे अगर वेंटिलेटर्स में ही अचानक से कुछ गड़बड़ी हुई? तो नॉर्मली यही करना है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को डिस्कनेक्ट कर दो आप मैकेनिकल वेंटिलेटर से, और फटाफट से जो है वहाँ पे जो बेड साइड इंस्ट्रूमेंट है आम्बू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, उसको फटाफट से कनेक्ट करना है एंडोट्रेकियल ट्यूब से, और आपको वो क्या करना है, जो बैग है उसको आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग को कंप्रेस करना चालू कर देना है, ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग मिले। और यही तो मेन मोटो होता है, क्योंकि अगर ब्रीदिंग नहीं मिली तो एयरवे पैटेंसी नहीं हो पाएगा, 1 to 2 मिनट्स में ब्रेन डैमेज हो जाएगा, फिर पेशेंट को कुछ भी नहीं पता है कब शुशु आ रही है, कब कुछ हो रहा है, नो एनी सेंसेशन इज प्रेजेंट, मतलब कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसकी सांस चालू है या बंद हो गई है। तो नॉर्मली तो फिर हम पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स है उसको बुलाते हैं और ये समझाते हैं कि सुनिए आप ऐसा कीजिए कि अब ये पेशेंट है ही नहीं, हम वेंटिलेटर जैसे निकाल देंगे, इसको पता भी नहीं है, इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, तो सॉरी हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जो है चाहे तो इनके ऑर्गन डोनेशन करके और किसी को हेल्प मिले, वैसा हम ऑर्गन डोनेशन के लिए समझाएंगे, और फिर वो रेडी होते हैं तो ठीक है, वरना वेंटिलेटर्स को नॉर्मली वो करके। तो इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है भाई। देखो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी पहली इफेक्ट ब्रेन पे होती है, और ब्रेन के सारे टिश्यूज आर लाइक ऑफ दैट कि वो कैसे हैं, तो वो फिर से प्रिपेयर नहीं हो सकते, अच्छे नहीं हो सकते, एक बार बिगड़े तो फिर वो बिगड़ गए, है ना। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम एयर को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि क्यों दिया है ऐसा सब, है ना। तो इसी के लिए हमको फटाफट से आम्बू बैग से ये सब देना पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पे है फॉर ल्यूमेन ट्यूब। फॉर ल्यूमेन ट्यूब में आता है माइनसोटा ट्यूब फॉर द गैस्ट्रिक ट्यूब, ये भी एक गैस्ट्रिक ट्यूब ही है, माइनसोटा ट्यूब, दोनों याद रखिएगा। और सैंगस्टिकन ट्यूब के बारे में तो खास कि किसके लिए यूज़ होता है, कैसे होता है। फिर ये ना जैसे कि लीवर कोई काम नहीं करता है इस दौरान, हम सैंगस्टिकन की बात कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करता है, तो लीवर जो है वो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, सबका मेटाबोलाइज करवाता है। अभी होता क्या है कि प्रोटीन मेटाबोलाइज होगा नहीं, तो एज इट इज़ जो अमोनिया होता है वो घूमता फिरता हमारे ब्रेन में पहुंचता है। अभी जब वो एज इट इज़ पहुंचने लगता है तो ब्रेन के पास तो ऐसा कोई डाइजेशन एंजाइम्स या कुछ है नहीं कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। एमोनियम का लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ता है, और उसकी वजह से हमको जो कंडीशन क्रिएट होती है वो हो जाती है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। बोलो
ये कंडीशन हमको हो जाती है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, और उसकी वजह से आता है हमको फ्लैपिंग एस्टरैक्सिस। ठीक है, मतलब कि हमको ऐसे ट्रेमर आएगी जैसे ऐसे ऐसे होगा, फ्लैपिंग एस्टरैक्सिस, जो कंडीशन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की वजह से जो ब्रेन में अमोनिया पहुंचा डायरेक्ट, उसकी वजह से हुआ। ऑब्वियसली इसके साथ साथ पेशेंट को कन्फ्यूज़न और कॉमा भी होता है। लास्ट स्टेज है, पेशेंट का डेथ होगा ही होगा। ये सब कंडीशन क्रिएट कब हुई? जब पेशेंट ने एक्सेसिवली अल्कोहल का यूज़ किया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली आप दवाई लो या फिर आप मेटाबॉलिज्म करो, आप अल्कोहल पियो या आप कोई भी पॉइजनियस सब्सटेंस करो, तो उसका जाता है लिवर के पास, तो वो तो डैमेज होना ही वाला है। ऑब्वियसली इट्स वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो देखो एक ही सेशन के अंदर आपको कितना सब कुछ मिल रहा है। ये बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड स्टडी, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, आगे बढ़े, आपको नाम याद रहेंगे। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब बोले तो क्या आएगा? यस, लेवेन ट्यूब आएगा। डबल ल्यूमेन ट्यूब बोले तो सालेंसम ट्यूब आएगा। अगर ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब बोले तो आपके पास आएगा सैंगस्टिकन ब्लैकमोरे ट्यूब, और अगर आपको 4 ल्यूमेन ट्यूब बोले तो आएगा माइनेसोटा ट्यूब। ये 3 ल्यूमेन और 4 ल्यूमेन वाली दोनों ट्यूब, जो सैंगस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब है और जो सालेंसम ट्यूब है, ये दोनों गैस्ट्रिक ट्यूब है। ठीक है, सैंगस्टिकन के बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई है ध्यान में रखिएगा। इमेज आती है तो पोर्ट को गिन लीजिएगा, आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़े। तो देखो इसके अंदर हमको आगे क्या है, सैंगस्टिकन ब्लैकमोरे ट्यूब का फोटो है। देखो 3 ल्यूमेन ट्यूब है, सैंगस्टिकन ब्लैकमोरे ट्यूब है, इसके 3 पोर्ट हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना, और ये हमारा बलून है, ये गैस्ट्रिक बलून, ये इसोफेजियल बलून, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो 3 पोर्ट्स है, 1/4 इसोफेजियल बलून, एक जो पोर्ट है वो इसोफेजियल बलून के लिए है, 1/4 स्टमक बलून, दूसरा जो पोर्ट है वो स्टमक बलून के लिए है, और एक जो पोर्ट है वहाँ से हम सक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन्स हमको सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सब आना चाहिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सब चीज़ों को देखना है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सैंगस्टिकन ब्लैकमोरे ट्यूब 3 ल्यूमेन इज इनफ फॉर यू, बट उससे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन के लिए एवरीथिंग यू कैन नीड ऑफ दैट, कि रिमेंबर फॉर दैट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि ऐसा क्यों हुआ है मैम, ऐसा क्यों हो सकता है, वाई द 3 ल्यूमेन ट्यूब, उसके एक एक पोर्ट का काम बताइए, हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक है गैस्ट्रिक बलून के लिए, इसोफेजियल बलून के लिए और सक्शन के लिए, याद रहेगा। ठीक है, स्टमक बलून, इसोफेजियल बलून और सक्शन। क्लियर है, 3 पोर्ट्स का यूज हमको पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं। ओके, चलो फिर हम देखेंगे आगे किसके बारे में। हमको बताया कि ये 4 ल्यूमेन ट्यूब, माइनेसोटा ट्यूब देखो है, उसके 4 पोर्ट, 1, 2, ये 3, 4, ये रहा। ये मत बोलना कि गायब हो गया, ये 1, ये 2, ये बीच वाला 3 और ये वाला है 4। ठीक है, ये कौन सा है हमारा? यस, यहाँ पे भी देखो किस तरीके का, और ये पूरा है ना। तो ये हमारा 4 ल्यूमेन ट्यूब है, माइनेसोटा ट्यूब है। 1 एक्स्ट्रा पोर्ट, मतलब 1 एक्स्ट्रा पोर्ट मतलब कहाँ से लाए हो एक्स्ट्रा पोर्ट, मतलब किसका एक्स्ट्रा पोर्ट है? तो सैंगस्टिकन ब्लैकमोर के 3 थे कि नहीं थे? हाँ, किसके लिए थे? एक गैस्ट्रिक बलून के लिए थे, एक इसोफेजियल बलून के लिए था, एक सक्शन के लिए था। यहाँ पे क्या बोला? इसोफेजियल सक्शन के लिए। समझ आ गया? वहाँ पे जो था वो सिर्फ गैस्ट्रिक सक्शन करता था, यहाँ पे जो है वो इसोफेजियल सक्शन करेगा। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। ऐसे भी टेस्ट की सैंगस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब का जैसा ही है, पर इसके अंदर एक फंक्शन एक्स्ट्रा है कि वो इसोफेजियल सक्शन भी कर पाता है। तो आपको याद रहेगा, सैंगस्टिकन ब्लैकमोरे ट्यूब के अंदर 3 पोर्ट थे। किसके लिए था? एक हमारे गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करेगा, एक हमारे इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करेगा, और एक जो था वो गैस्ट्रिक जो था उसको ही सक्शन करता था। यहाँ पे हमने यूज़ किया माइनेसोटा ट्यूब का, जो इसोफेजियल को भी सक्शन करता था। तो समझ आ गया? आपको याद रखना है। ठीक है, जब बार बार इस लेक्चर्स को आप देखते रहोगे, मेरी बातों को सुनते रहोगे, याद हो जाएगा। पर उसके लिए आपको अपना टाइम एंड कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप कहीं पे भी बैठो, कहीं पे भी रहो और सुनो, याद रह जाएगा, ऐसी किसी के अंदर ताकत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हाँ, 1-2 बार करो, 1-2 बार सुनो, फिर आप अपना काम करते जाओ, कुछ भी है ना, और सुनो तो याद रहेगा। पहली बार में मैं आपको बोल दूं कि आप सुनो
तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, वो कोई भी चीज़ें हो, उसको एक दो बार आप देखोगे, खुद समझोगे, खुद महसूस करोगे, ठीक है, इमेजिनेशन की दुनिया में जाओगे तो आपको आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला ट्यूब था, याद रखना, फोल्डमैन ट्यूब। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब होता है? रिसेंट नेजल की कोई भी सर्जरी हुई होती है तो नहीं देते हैं। सिवियर नेजल ट्रॉमा हुआ होता है तो नहीं देते। अदर कोएगुलेशन को एबनॉर्मलिटी जैसे कि इसोफेजियल वेराइसिस हो तो भी हम ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी हम किसके बारे में देखने वाले हैं? यस, टाइप्स ऑफ द फीडिंग, कैसे कैसे फीडिंग दे सकते हैं। तो एक है हमारे पास बॉलस फीडिंग, ठीक है, एडमिनिस्टर ओवर 30 to 60 मिनट्स एवरी 4 आवरली हम इसको देंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस फीडिंग, एक होता है हमारा बॉलस फीडिंग, एक होता है हमारा कंटिन्यूअस फीडिंग, फिर होता है हमारा साइक्लिकल फीडिंग। कॉन्टिन्यूअस फीडिंग में क्या है? एडमिनिस्टर कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स कंटिन्यूअसली उसको फीडिंग देना है। कीप पेशेंट इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, जब भी हम फीडिंग देते हैं पेशेंट को हम सेमी फॉलोअर पोजीशन में ही रखते हैं। जब भी हमको पेशेंट को नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी है, हम पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में रखेंगे, उसका माउथ पहले ऐसा रखेंगे, फिर उसका माउथ ऐसे करवा के उसको निगलने के लिए बोलते हैं, तब जाके ये ट्यूब लगती है। ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। और जब हम उसको फीडिंग देते हैं हम सेमी फॉलोअर पोजीशन में रखते हैं, ट्यूब को इंसर्ट करते हैं हाई फॉलोअर पोजीशन में रखते हैं, ओके चीज़ है। तो कंटिन्यूअस फीडिंग में तो हम कंटिन्यू फीडिंग दे रहे हैं तो हमको पेशेंट को तो सेमी फॉलोअर पोजीशंस के अंदर रखना पड़ेगा। साइक्लिकल एडमिनिस्टर इन डे टाइम और नाइट टाइम फॉर 8 to 16 आवर्स, ठीक है। साइक्लिकल मतलब कि बीच बीच में बराबर 8 घंटे दिया, आप स्टॉप, फिर अगेन, ऐसा है साइक्लिकल। पीरियोडिकल जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ें फॉर कंटिन्यूअस एंड साइक्लिकल फीडिंग, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि टाइप्स ऑफ फीडिंग कितने हैं। बॉलस फीडिंग है, एक हमारा कॉन्टिन्यूअस फीडिंग और एक हमारा साइक्लिकल फीडिंग है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि पोजीशन हम बताया, हमें हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं, ठीक है। कैसी पोजीशन देंगे? हाई फॉलोअर। जब हम इंसर्ट करते हैं तब, खाना खिलाते टाइम सेमी फॉलोअर। फीडिंग का टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे होती है वो होती है डायरिया। पेटेंसी चेक करेंगे एनएस के थ्रू, ठीक है, नॉर्मल सलाइन के थ्रू 20 to 30 ml देके, सीधा पहले फ्लूइड नहीं देते, पहले उसको ओपन करके एनएस नॉर्मल सलाइन देते 20 to 30 ml, फिर देते। लुब्रिकेंट करते हैं इसको 2% से बराबर। कंफर्म करेंगे प्लेसमेंट, कंफर्म प्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम एस्पिरेशन के थ्रू भी देखेंगे। हम जब एस्पिरेशन उसका कंटेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टमक कंटेंट आता है कि नहीं, ये हम उसका पीएच चेक करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर जो है एक्सरे, तो ऐसा है कि जो कंफर्मेटिव है। फिर हम कर सकते हैं इसमें बबलिंग मेथड, ठीक है, मतलब इसका जो पोर्ट है, इसका जो लास्ट एंडिंग पोर्ट है उसको हम बलून के अंदर रखेंगे, बलून नहीं, बाउल के अंदर रखेंगे, बाउल के अंदर पानी लेंगे और उसमें अगर गर्गलिंग होता है तो बबलिंग हो सकती है, ठीक है। फिर हम जो है स्टेथोस्कोप की मदद से भी, ठीक है, स्टेथोस्कोप की मदद से भी, जैसे इसके अंदर हुजिंग साउंड या हमको सुनने मिलता है। इसका कंफर्म प्लेसमेंट मैंने आपको जैसे बताया कि एक्सरे है, इसका कंफर्म प्लेसमेंट है, ठीक है। और फिर मेजरमिंग मेथड हम करेंगे, जैसे हमने बोला ना अभी नेक्स्ट फॉर्मूला, वो इसका क्लीन टेक्निक। देखो क्लीन टेक्निक क्यों है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्लीन टेक्निक क्यों है। तो जब हम बात करें कि हम यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं उस टाइम हम स्टेराइल मेथड का यूज़ करते हैं, स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करते हैं। आईवी कैनुला लगाते हैं हम स्टेराइल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम राइस ट्यूब की बात करें तो उसके अंदर हमने क्लीन टेक्निक बोला, क्या ये चीज़ सही है? क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं, ये चीज़ सही है, क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर हमको जो भी पसंद आया, हमने जो चीज़ कभी भी नहीं खाई हुई है वो भी हमें अगर किसी ने दे दिया कि आप इसको चख के देखिए ना बहुत अच्छा है, तो हम उसको डाल देंगे अंदर। मतलब जो भी आता है हम डाल देते हैं। हमको पता है कि अल्कोहल कितना ख़राब है, कितना इंजूरियस है, हमने डाल दिया अंदर, पॉइजनियस डाल दिया अंदर। इसीलिए स्टमक हमारा स्टेराइल नहीं है, तो हम क्लीन टेक्निक के थ्रू राइस ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना, एग्ज़ाम में इसकी मिस्टेक्स ना हो जाए कि राइस ट्यूब जो है वो स्टेराइल नहीं है। राइस ट्यूब को डालने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो क्लीन टेक्निक है, वो स्टेराइल नहीं है। यूरिनरी कैथेटर को डालते हो वो भी स्टेराइल है मानो,
बराबर। आप जो IV कैनुला डालते हो वो भी स्टेराइल है, बट राइट ट्यूब क्लीन टेक्निक से लगाई जाती है। ओके, सिप्स ऑफ वाटर विद स्वैलो उसको बोलते हैं। मैंने जैसे बोला कि ऐसा करके जब हमने थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया होता है, आप जैसे पानी पी लो वैसे निकलो उसको, ठीक है, तो वो अंदर इजीली उतर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती है। अभी है कि बिफोर एवरी फीडिंग चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम, कि कितना रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देंगे। अगर 100 ml प्रेजेंट है बराबर तो ठीक है, बट अगर 100 ml से ज़्यादा हुआ तो होल्ड कर देंगे। बट होल्ड कर देने का मतलब है कि जो कंटेंट आपने बाहर निकाला वो तो आपको वापस ही डालना है, वो आपको फेंक नहीं देना है कि अभी मैंने बाहर निकाल दी, क्या काम का, लाओ मैं जाके फेंक आती, वैसा नहीं करना है। वो कंटेंट को तो आपको वापस ही पेशेंट को देना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, बिफोर एवरी फीडिंग, कोई भी एवरी फीडिंग देने से पहले आपको स्टमक का कंटेंट एस्पिरेट करके मेज़र करना है कि कितना है, उसके बाद ही आपको देना है। ठीक है, तो इफ लेस देन 100 ml देन कंटिन्यू, देन जो निकाला है उसको भी दे दो, और जो आपको फूड देना है, जो सॉल्यूशन आपने रेडी किया वो भी दे दो। ठीक है, एंड री इंसर्ट विड्रॉल वॉल्यूम, बोला मैंने कि जो आपने निकाला है वो भी विड्रॉल वॉल्यूम जो आपने किया है वो भी आपको दे देना है। इफ ग्रेटर देन 100 ml देन होल्ड, अगर आपने जो स्टमक कंटेंट को एस्पिरेट किया वो 100 ml से ज़्यादा है तो स्टॉप कर दो, तो नहीं देना है। ठीक है, बॉलस फीडिंग एवरी 4 आवर्स, चेंज फीडिंग एवरी 4 आवर। ठीक है, बॉलस फीडिंग एवरी 4 आवर देना है, या आपको फीडिंग्स का जो फॉर्मूला है चेंज करना है वो भी 4 आवर पे करना है। चेंज फीडिंग कंटेनर 24 आवर्स, फीडिंग कंटेनर को चेंज करना है 24 आवर्स पे। और एनजी ट्यूब जो आपने डाली हुई ना, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, राइस ट्यूब, उसको आपको 7 डेज पे चेंज करना है। पेशेंट कंप्लेन्स रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और वॉमिट ड्यूरिंग इंसर्शन, पेशेंट को जब आप राइस ट्यूब डाल रहे हो वो बोलता है मुझे रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या मुझे वॉमिटिंग्स जैसा हो रहा है, होल्ड द ट्यूब एंड रिमूव द ट्यूब, फिर से उसको इंसर्ट करना है, क्योंककि मान लो कि ये आपका ट्रेकिया, उसकी कंटिन्यूसली ये आपका इसोफेगस होता है, तो कभी कभी ट्यूब आपसे इंसर्ट के दौरान जो है वो स्लिप होके ट्रेकिया में भी जा सकती है जहाँ पे हमको डालना ही नहीं है। ठीक है, तो पेशेंट को ऐसा कुछ भी होता है, निकालो फिर से आपको डालनी है। डीप ब्रीथ एंड होल्ड, इसको बोलते हैं हम वाल्साल्वा मैन्यूवर। मैन्यूवर भी बहुत टाइप के आते हैं, ये एक वाल्साल्वा मैन्यूवर जो हमने देखा उसको बोलेंगे होल्ड, वाल्साल्वा मैन्यूवर, और उसके दौरान हम डालते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें वाल्साल्वा मैन्यूवर को रिमूव के टाइम भी यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, देखो डीप ब्रीथ एंड होल्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ना हो जाए कोई भी, इसके लिए ट्यूब इरिगेशन किया जाता है विद नॉर्मल सलाइन और वाटर, डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल पॉलिसी। आप नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हो, नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, डॉक्टर की वहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ है उसके थ्रू। मैंने बोला कि वाल्साल्वा मैन्यूवर के जैसे बहुत सारे मैन्यूवर हैं, जैसे जैसे कैसे मैन्यूवर है, तो हम बोले कि हैमलिच मैन्यूवर, कैसा मैन्यूवर बोला मैंने, यस हैमलिच मैन्यूवर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर। जब कोई पेशेंट को कोई चीज़ जैसे कि मेटा एक्सट्रैक्शन या कुछ भी यहाँ पे चॉकिंग हो गया, चॉकिंग की फर्स्ट साइन होती है पेशेंट हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है, और उसका जो है वो फेस सा ब्लू होना चालू हो जाएगा, साइनोसिस। हमको उस कंडीशन के अंदर पेशेंट नॉर्मल होना चाहिए, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, वो ओबेज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही हम एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर या फिर हैमलिच मैन्यूवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फिस्ट है, डोमिनेंट हैंड का जो डोमिनेंट हैंड है उससे हम फिस्ट बनाएंगे ऐसे, और फिर उसके ऊपर जो है हमारा ऐसे हाथ रखेंगे, उसको एब्डोमेन के ऊपर, नेवल के ऊपर रखेंगे, और उसको पहले अंदर प्रेस करेंगे, ऊपर प्रेस करेंगे, अंदर प्रेस करेंगे, ऊपर प्रेस करेंगे। ठीक है, अंदर प्रेस करेंगे और ऊपर प्रेस करेंगे और पेशेंट को जो ऐसे आगे की ओर झुका हुआ रखेंगे। ठीक है, और पूरा हम पेशेंट को होल्ड करके ऐसी प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर या हैमलिच मैन्यूवर, जिसकी वजह से उसका जो चॉकिंग ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जो मेटा एक्सट्रैक्शन या कुछ भी चीज़ है, वो बाहर आ जाती। ठीक है, अगर मैंने आपको यूँ बोला कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, ओबेज नहीं होना चाहिए, मान लो कि कोई पेशेंट है, प्रेग्नेंट है और ये ओबेज है, तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे, उसको मरने दोगे क्या? तो क्या करते हैं, उसके अंदर चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर करते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि ओबेज पेशेंट को आप ना ऐसे पकड़ पाओगे ना ऐसे कर पाओगे कुछ। ठीक है, तो ये
उसके अंदर कोई काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करें कि अगर छोटू सा बच्चा है, छोटू से बच्चे के अंदर हम क्या करेंगे अगर ऐसा होता है। तो छोटू से बच्चे के अंदर ना हम एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर का यूज़ करेंगे, ना ही हम चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर का यूज़ करेंगे। बच्चा लिया, बच्चे को ऐसे किया, ठीक है, बच्चे को ऐसे हमने रखा उल्टा, और फिर उसको जो है बैक ब्लो करते हैं। क्या करते हैं हम? बैक ब्लो करते हैं। तो ये छोटू से बच्चे के लिए है, जब चॉकिंग कुछ भी हो जाता है। तो ये चॉकिंग के लिए मैन्यूवर्स है, ठीक है। वल्साल्वा मैन्यूवर हमने देखा, हमने अब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर देखा, हमने चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर देखा, हमने बैक ब्लोज देखा। एज के अकॉर्डिंग टू और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट्स कर दिया। अभी हम बात करते हैं क्रेड मैन्यूवर के बारे में, ठीक है। तो ये क्रेड मैन्यूवर क्या होता है? हमारा जो एब्डोमेन है और हमारा जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर आगे की साइड होता है, किडनी हमारे पीछे की साइड होती है, इसलिए हम किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो होता क्या है कि जैसे पेशेंट हमको बोलता है कि मैम मुझे जो है वो यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे क्रेड मैन्यूवर्स का। हम ऐसे हाथ को रखते हैं और उसको ब्लैडर की ओवर रख के उसको पुश करते हैं। क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं। दैट्स नॉन एज द क्रेड्स मैन्यूवर, ठीक है, दैट्स नॉन एज द क्रेड्स मैन्यूवर। ये सारे मैन्यूवर्स याद रखना, ओके, इंपॉर्टेंट तो है सब। बाकी भी कई सारे आते हैं, अभी मैंने इतने बताए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और सारी चर्चाएं करेंगे। बाकी तो आपकी तो कोई कमेंट्स आने से रहती है बराबर, ज़रूर कमेंट्स कीजिए, टॉपिक्स लिखिए अपना, जो भी इंपॉर्टेंट आपको चाहिए होता है, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना होता है, जो भी आपको पता नहीं चलता है, ओके। चलो, स्वूजिंग साउंड जो है, मैंने आपको बोला था स्वूजिंग साउंड बाय द स्टेथोस्कोप से आना चाहिए। 4 to 6 इंच तक हम जो है वो ट्यूब को झैली से क्या करते हैं? तो लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। तो अभी आप देखो कि मैंने आपको बोला कि क्या है इसके अंदर। तो स्टेथोस्कोप के थ्रू भी हम देखते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन 4 to 6 इंच जेली हम लगाते हैं, 4 to 6 इंच जेली, ठीक है। दैट इज़ वन इज़ फॉर अस कि ये हमारे पास है राइस ट्यूब, ठीक है, नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। देखो किस तरीके की होती है, हम इसको इंसर्ट करते हैं। कितने सारे पोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो है यू हैव विजिबल फॉर इट, यस, ओके। फिर ये जो पूरी ट्यूब होती है, इसके ऊपर एक लाइन दिखाई देती है। इसके ऊपर जो लाइन होती है दैट इज़ नॉन एज ए रेडियो ओपेक लाइन, ठीक है। उसी की वजह से हमको एक्सरे के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो होती है, यहाँ पे से हम इसको ओपन करते हैं और हम जो है फीडिंग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम इसको जो है, ठीक है, एस्पिरेटर सब कर पाते हैं। तो ये हमारी पूरी राइस ट्यूब है, ठीक है। मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि किस तरीके की ये दिखती है। हम करते क्या है कि इसका 4 to 6, ठीक है, जितना जो पार्ट है इंच, उसको झैली से हम करेंगे। इसके ऊपर ऑब्वियसली मेजरमेंट भी लिखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ये हमारी जो है ट्यूब रॉमसन्स की 16 की है, ठीक है। 15 to 16 फ्रेंच की है, मतलब कि मोस्ट कॉमनली ये ट्यूब यूज़ होने वाली है एडल्ट के अंदर। जैसे हमने बोला था कि इसको कैसे मेज़र करते हैं, तो नोज से इसको ऐसे लेके, ठीक है, हमको ऐसे लगाना है इसको ईयरलोब से, और फिर ईयरलोब से जो है हम इसको ले जाएंगे, ईयरलोब से हम लाएंगे ज़िफोइड स्टर्नम तक, ठीक है। ये उसका मेजरमेंट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ तक तो एक्चुअली वो ट्यूब गई है, मतलब वो गैस्ट्रिक के अंदर फिक्स होगी। फिर हम उसको फिक्सेशन में लाते हैं और ट्यूब को ऐसे ही पड़े नहीं रहने देते हैं। हम इसको ट्यूब को लगा के इसको ऐसे जो है सिर के ऊपर भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि उसको फिक्सेशन में देख सकते हो, वरना पेशेंट इसको जो है निकाल भी सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सब है। मोस्ट कॉमन साइज फॉर द एडल्ट इज द 14 to 16 फ्रेंच। रिमूवल नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट टू टेक डीप ब्रीथ अगेन वाल्साल्वा मैन्यूवर। अगेन वाल्साल्वा मैन्यूवर की टेक कीजिए आप डीप ब्रीथ, चिलिए और 3 to 6 सेकेंड्स तक होल्ड कीजिए। मतलब हम फिर से आपको वाल्साल्वा मैन्यूवर की ओर ले जा रहे हैं, ओके। चलो फिर हम क्या यहाँ पे देखने वाले हैं, तो अभी हमारे पास ऑल थिंग्स होगी। कॉम्प्लिकेशंस हमने देखा था कि मोस्ट कॉमन कोज कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर होती है डायरिया, फिर वॉमिटिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एस्पिरेशन, डिस्प्लेस्ड ट्यूब और फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है इसके अंदर। तो 922 ये तब होगा जब आपने एस्पिरेट किए बिना देते ही जा रहे हो। मुझे एस्पिरेट नहीं करना है, तो ये चीज़ें गलत है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम कोई देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, साइज जो है ग्रेटर देन 8 फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं, तो वो ब्लू कलर की होती है, ट्रिक बेबी वाइट गोरी, ओके। ये हमारे पास ऑरेंज कलर की ट्यूब है, यू हैव विजिबल ना कलर, ओके।
और ये आप अगर देख पा रहे हो तो 16 फ्रेंच है, देख लीजिए, ठीक है। ये जो हमारे पास है वो 16 फ्रेंच की ट्यूब है, ठीक है। तो ये 16 फ्रेंच की ट्यूब है, ऑरेंज कलर है। कैसे हम ओके मेरे पास और भी है एक ट्यूब, बट दैट्स आर ऑल्सो दी 16 फ्रेंच, ठीक है, वो भी तो ठीक है। यहाँ तक का ये होता है। और दूसरी हम बातें करें तो इसको याद करने के लिए हम करते हैं, सबको बीबी चाहिए वाइट गोरी, सबको ऐसी ही बीबी चाहिए जो वाइट हो और गोरी हो, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। 8 फ्रेंच ब्लू कलर, 10 फ्रेंच फॉर द ब्लैक कलर, 12 फॉर द वाइट कलर, 14 ग्रीन कलर, 16 ऑरेंज कलर, 18 रेड कलर एंड 20 येलो कलर। देखो है B फॉर दी ब्लू, B फॉर दी ब्लैक, Y फॉर दी वाइट कलर, G फॉर दी ग्रीन कलर, O फॉर दी ऑरेंज कलर, R फॉर दी रेड कलर एंड Y फॉर दी येलो कलर, ठीक है। कौन से 8, फिर 2 का गैप है ना, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गया, तो हो गया ना। देखो चलो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 BB चाहिए वाइट गोरी, हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे, इजी है, आपको याद रह जाएगा, करना तो पड़ेगा, इजी लगे आप कोई और ट्रिक बनाओ, आपको जो ठीक लगती है, पर आपको याद तो रखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। वाओ, अभी यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन डिस्कस किया था इन द सेंस ऑफ कि यूरिनरी जो कैथेटराइजेशन है ना वो स्टेराइल टेक्निक है, और ये जो हमने यूज़ किया था ना नासोगैस्ट्रिक ट्यूब वाला, वो कैसा था, यस वो क्लीन टेक्निक था, ओके। तो हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन वाले टॉपिक को हम जो है वो नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करना चाहेंगे। अभी जो है हम राइट ट्यूब तक ही संपन्न रखते हैं। नेक्स्ट जब हम मिलते हैं तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन और ऑक्सीजन थेरेपी का जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उसकी हम डेफिनेटली जो है देखेंगे अच्छे से, ओके। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से सेशन को एंजॉय किया होगा। हम नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक आप सेशन को बने उतना जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। आपको कोई भी क्वेश्चन है यू पुट डाउन इनटू दी कमेंट्स, ओके। थैंक यू सो मच।